ये वाले क्वेश्चन आपने ऐसा ना नहीं आ रहा, मैं एक करके इसके पहले वाली देखो एक क्वेश्चन है 49 जो RDS इक्वेशन के क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लॉग ऑफ लेना पड़ेगा। तो 49 में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी दिया है एंड टेम्परेचर दिया है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैपिटल A दिया, यही ना। तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ऐसे निकालो 49 है K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस A अपॉन RT। A का वैल्यू दिया है 1.1 10 to the power 11 e to the power minus 39.2 किलो कैलोरी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। R की वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि जो यूनिट ये का होगा वही R का होगा, नहीं ऊपर कैलोरी लिया नीचे भी कैलोरी लिया। टेम्परेचर आपका 300 सेंटीग्रेड है तो 573 आ गया केल्विन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करने के लिए आप दोनों तरफ ना ln ले लो, ln k इक्वल्स टू ln 1.1 10 to the power 11 और ये आ जाएगा माइनस 39.2 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 573, सही है भाई। फिर इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया लॉग के, ये भी हो गया लॉग ऐसे, इससे डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया, हाँ ऐसे है ना। अब आपको k निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, लॉग k लॉग 1.1 10 to the power 11 minus 39.2 into 1000 upon 2 into 573 into 2.303, ठीक है। इसको सॉल्व करके एंटी लॉग नंबर तो k की वैल्यू आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन है, आराम से करो क्योंकि जब 4-6 क्वेश्चन करोगे तो इजी हो जाएगा वो, ठीक है ना। अभी बताओ कोई डाउट है तो। कर लोगे भाई, वर्क है इसमें, करना पड़ेगा, आराम से कैलकुलेशन करो, जल्दबाजी नहीं करो। कोई डाउट है तो बता दीजिए इसमें। अब आ गया, आपके साथ और भी कोई था ना, अभी आया नहीं, अभी परेशान हो रहा। सर हम पावर नहीं चलाए तो मल्टीप्लाई में जाना, कौन सा एक ही पावर नहीं चलाए, ये तो RDS इक्वेशन में होता ही है ना। हाँ तो वो माइनस में। अच्छा वो कैसे आया, देखो ऐसा होता है कि
जैसे आप ln ले रहे हो ना, तो ln नेचुरल लॉग है, ई बेस पर है, तो सेम बेस पे सेम नंबर का लॉग 1 होता है। जैसे ऐसे देख लो, ये e टू द पावर माइनस e/RT था, आपने यहाँ ln लिया या log लिया e बेस पर, तो ये चीज तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी ना, ठीक है। तो log e बेस पर e का वैल्यू 1 होता है, नहीं, इसलिए वैसा आ गया, नहीं समझे अभी? सर वो a से मल्टीप्लाई हो कि माइनस हो? a से मतलब ये वाली पूरी चीज ऐसे आ गई ना यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये सब करो आप, ऐसे 10 सवाल करोगे ना, तब एग्जाम में ये सवाल बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं तो फंस जाओगे कैलकुलेशन में। और कोई क्वेश्चन? सर ये 48 48 में कौन सा? सर तीनों पार्टी में तीनों पर, ठीक है, ये मिटा दें। सब में है यही, सब में यही है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में ये मिस्टेक हो गई है। हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। हाँ, वही मुझे पता था, आप कह रहे थे ना, मुझे पता है कैलकुलेशन इसका है। क्योंकि जो ln बेस log e होता है उसको 10 बेस पे कैलकुलेट कर कन्वर्ट करना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर तो बेस 10 पे आ जाएगा, तभी तो log हो गया ना, log बेस 10 पे। अंडरस्टूड है सर? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाँ, log बेस 10 हाँ, तो e को 10 में आ जाएगा अपने आप। सर इसमें तो सही है 2.3, ये क्या है लास्ट में डिवाइड कैसे हो गया? ये वाला नहीं, ये सर इधर हाँ जैसे हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई था, हाँ इसको रिमूव करने के लिए अच्छा। पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर समझ दिया, गया। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपीयर हो गया, वो कैंसिल हो गया। आप जो मैथ्स वाले सर है ना आपके, उनसे बोलना कि आपको वो एक बेस चेंजिंग फार्मूला होता है, लॉग में बेस चेंजिंग फार्मूला वो बता देंगे। तो मतलब जरूरत नहीं है, जैसे आप कह रहे हो ना सर ई की जगह, तो वो हम तो आपको रटा रहे हैं कि 2.3 मल्टीप्लाई कर दो, वो इसका पूरा प्रोसीजर बता देंगे, 2-3 लाइन का फार्मूला कि किसी का भी बेस चेंज करना है तो वो आप कर लो। 2 लाइन का फार्मूला है, हम भूल चुके हैं, हमको तो बताना नहीं होता ये, पर ये है कि ई को 10 में लेना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई। हटा दें इसको। अब आप कह रहे हो कि 48 में देखो 3 पार्ट्स हैं, और पार्ट 1 क्या है? क्वेश्चन आप मेरे ख्याल में देख रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ देखो, फर्स्ट में कह रहे हैं रेट कांस्टेंट ए बताना है, ए दिया है, ई दिया है, टी दिया, सेम तो है, सब चीज को दिया है। सेम ही तो है, अभी जो सॉल्व किया तो सॉल्व करना। सेकेंड में भी वही है, ए दिया है, टी हाफ दिया है, टी हाफ से के आ जाएगा, ये दिया है, टी दिया है, तो कैपिटल ए, बस कैलकुलेशन है, तीनों पार्ट वही है, किसी में ए निकालना है, किसी में ई निकालना है, किसी में के निकालना है, ठीक है। हाँ, तो 48, 49 क्वेश्चन सेम है, इसको आप सॉल्व करो आराम से। और बताओ, चलें आगे बढ़ते हैं। जैसे 56 तक कर लोगे ना तो आईटी वाले भी हो जाएंगे सारे। सिंपल दिए मैंने इसके क्वेश्चन आरएनएस के, पर आते भी सिंपल, आईटी वाले भी हो जाएंगे। देखो भाई रेडियो एक्टिविटी का
कंप्लीट हो जाएगा अभी, ये चैप्टर फुल होता है कंप्लीट ना आपका। देखो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। नेचर में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे न्यूक्लियस बन जाते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। भाई नेचर में न्यूक्लियस कैसे बनता है, कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं, एसोसिएट होते हैं, और एसोसिएट होकर के कुछ वो एनर्जी रिलीज करते हैं जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, और वो न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो रेशियो प्रॉपर नहीं होता। प्रॉपर मतलब जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को करेक्ट करता है। करेक्ट कैसे करेगा, या तो रेशियो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे करेगा, जब न्यूट्रॉन को डिसोसिएट करे और प्रोटॉन को फॉर्म करे n/p, या न्यूट्रॉन बढ़ाए और प्रोटॉन घटाए, तभी ना। तो ये सब प्रोसेस में क्या होता है, ये सब प्रोसेस में क्या होता है, आप फर्स्ट डे आए हो क्या? आज फर्स्ट डे ही है, सेकेंड डे पिछली क्लास में मेरे थे। कल क्लास अच्छा एक काम करना, क्लास ओवर होने, अच्छा क्लास पर दूसरी क्लास भी आती है। नहीं यूजुअली क्या होता है, देखो मैं तो अभी जब नया स्टूडेंट आता है ना कोई भी मेरे किसी भी बैच में, तो मैं पहले उससे 5 मिनट या 10 मिनट की मीटिंग करता हूँ ये जानने के लिए कि उसका स्टेटस क्या है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या बेसिक, और फिर ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरा रूल है शुरू से, उस बच्चे को मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में पढ़ाता हूँ, सो दैट कि वो आपके पैरेलल आ रहा है, अदरवाइज वो चल नहीं पाएगा। तो आप बेटा एक काम करना, आज तो नहीं कल मुझसे जैसे फ्री होना मिल जाए, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि अभी हालांकि अच्छी बात नहीं क्या नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत से स्कूल से हुआ, अच्छा आपको बात हो ना, तो अभी लेट क्यों हुई, इतना तैयारी घर से कर रहे थे? कहीं से काउंसलिंग की बात की। अच्छा क्या रहा सलेक्शन, कहाँ हुआ था? सर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल में। अच्छा NSIT में, NSUT क्या है? अच्छा UT हो गया IT से। हाँ तो अच्छा, तो मिला नहीं मैकेनिकल? सर वो ही ले रही है। अच्छा कुछ और लेना था, अब क्या इरादा है कमिंग ईयर में? सर ये चाहिए उसी में मतलब NSIT ही जाना है? यस सर। IT नहीं जाना है? IT का चांस है अभी? सर पहले JEE के साथ साथ देखूंगा तो उसके बाद। हाँ नहीं ठीक मिल जाता है NSIT में, अभी तो नहीं कहीं, आज से कम से कम 18 साल पहले मैं जब काफ़ी बच्चे मेरे NSIT में, दिल्ली में था उस समय, 18 या 15 साल हो रहा था, काफ़ी बच्चे उस समय जाते थे, अच्छी रैंक से मतलब। और यूजुअली उसमें ज़्यादातर हम देखें वही बच्चे जो कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं सेटिस्फाइड आ गए, मेहनत में बहुत अच्छा नहीं था। तो चलो रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही थी, नहीं ये है मेरा, तब जैसे मान लो ये अच्छे हैं तो वेरी गुड, नहीं है तो बच्चे आते हैं भाई, वो मेरा है अपना पर्सनल है ये, हम बच्चों पे ध्यान रखते हैं। मतलब मुझे लग जाएगा कि आपको नहीं आ रहा है तो मैं खुद बुला दूंगा, तुम मुझसे अलग से मिलो, आके देखिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इसमें आप जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, अगर आपको कोई दिक्कत है तो जरूर करें। ओके तो जो न्यूक्लियस होता है उसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, सपोज करो न्यूक्लियस को बन गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है ये स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर इसकी स्टेबिलिटी चाहिए आपको, स्टेबिलिटी के लिए ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है, या फिर 1.6 से
छोटा होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। और अनस्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो शुड बी लेस देन 1 और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो शुड बी मोर देन 1.6। ये अनस्टेबिलिटी के लिए होगा, ये अनस्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब सपोज करो कोई बन गया न्यूक्लियस नेचर में और उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है इस रेंज में नहीं है, नहीं, तो वो क्या करेगा? ऐसे केस में वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को करेक्ट करेगा, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अब करेक्ट इसलिए करेगा कि वो इस रेंज में आ जाए और स्टेबल हो जाए, और वो तब तक ये करेगा जब तक ये रेंज में नहीं आता, तब तक वो क्या करेगा? आइदर अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा या फिर गामा निकालेगा। और अल्फा बीटा गामा कैसे निकलते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के फिशन से या फिर एसोसिएशन से वो निकलते हैं। तो वो अल्फा या बीटा या गामा ये निकालता रहता है तब तक जब तक न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो स्टेबिलिटी जोन में नहीं आ जाता। ये रीजन है कि क्यों कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और ये भी पता है कि इसमें अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है। गामा क्या है? प्योर एनर्जी है, वो अकेले नहीं निकलेगा, मुश्किल, यूजुअली अल्फा या बीटा के साथ ही निकलता है। अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, क्या होता है? ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है कि अगर जेड एक्स ये है और इससे अगर कोई अल्फा निकल रहा है तो क्या होता है? z-2 और y ये -4, ये x चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ये एटॉमिक नंबर चेंज हो गया ना ये। अच्छा, बीटा निकलने से क्या होता है? बस आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, नहीं? आप बता देना, बहुत दिन बाद पढ़ा है, भूल लगा है क्या होता है, बहुत 1 साल से ज़्यादा ही होता है। तो ये क्या हो गया? z+1 और y मतलब सम कुछ और y, और ये यही रहेगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं और ये इंट्रोडक्शन था। मेनली तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पे ही बात करना है, तो ये नोट कर लिया है मैंने। बता में कोई चेंज, ये स्टेबिलिटी के लिए है, ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? गामा डी के में कोई चेंज नहीं, गामा में नहीं, ये अनस्टेबिलिटी। गामा एनर्जी है ना, उससे कोई चेंज नहीं। सर तो वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? मतलब क्या बोले, फिर से पूछो। नहीं पूछो। अगर गामा में पार्टिकल नहीं निकला तो एनर्जी कैसे? नहीं, गामा जो है ना अल्फा बीटा साथ निकलता है। वो जैसे एनर्जी चेंज होगा ना, तो जो एनर्जी एक्सेस में होगा तो साथ में निकलता है, वो अकेले गामा रेशियो नहीं अफेक्ट कर सकता। मतलब इन दोनों का एक साथ या तो अल्फा के साथ या बीटा के साथ, उसका अकेले बता दें इसको। ये सब इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ भी सकते हैं कैसे। मेन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो यहाँ से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, देखिए आपका x से है, x से y है, ये n0 है, सर ये nt है। हाँ सर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बैटरी वर्क नहीं कर रही। ये ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्या करूं मैं? कौन सा देख तो
तो भी ऑन देखो सारी हाँ ठीक है, आ रहा है ना? हाँ बार अभी तो देखो, जैसे आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, एक्स वाई में क्या एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है। एक्स के इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n है और आफ्टर सर्टेन टाइम इसके जो बचे हुए एटम्स हैं वो nt है, ठीक है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ रहे थे, A0 और AT, सेम वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो आप पढ़ रहे थे, -dn/dt हम लिख लेंगे, या लैम्डा यूज़ होता है और यहाँ पे nt, यहाँ पे मतलब k की जगह लैम्डा यूज़ होता है। नोटेशन डिफरेंट है, बात एक ही है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा, आपको फार्मूला मिलेगा T = 2.303 अपॉन लैम्डा log n0 / nt, वही मिलेगा A0 / AT की तरह। तो ये रिलेशन नंबर 1 है। रिलेशन नंबर 2 में देखो क्या होगा, n नंबर ऑफ एटम्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, n0 को क्या लिख सकते हो, W0 / m × Na। देखिए बोर्ड, n0 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोल आ गया, मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, Wt / m × n0 ऐसे हो गया। अब आप काम करो, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। नाउ यू कैन राइट n0 / nt, W0 / Wt। So the another form of this relation is T = 2.303 upon lambda log n log W0 / Wt, ठीक है। ये दूसरा मास के टर्म में आ गया रिलेशन। देखो आपने पिछली क्लासेस में ये रेशियो मोल के टर्म में या कंसंट्रेशन के टर्म में था, या नंबर के टर्म में आ रहा है, मास के टर्म में आ रहा है ना, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं सब में, ठीक है। अच्छा, आप ये सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर में आप क्या लिख सकते हो, थर्ड में आप लिख सकते हो T = 2.303 upon lambda log n0 / nt, मोल्स, ये मोल्स है, मोल्स के भी टर्म में आप इसको लिख सकते हो, नहीं? अच्छा, फोर्थ, एक टर्म होता है एक्टिविटी, एक टर्म होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी इज एक्चुअली द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही एक्टिविटी बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही। जैसे माइनस हमने क्या लिखा था, dn/dt, इट वाज लैम्डा n0, तो ये इनिशियल एक्टिविटी हो गया, और माइनस dn/dt लैम्डा nt, तो ये एक्टिविटी आफ्टर टाइम t हो गया। समझ रहे हो? इनिशियल एक्टिविटी क्या है, लैम्डा × n0, दैट इज a0, और दूसरा क्या हो गया, लैम्डा × nt 80,
एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी आफ्टर टाइम t। तो इसके टर्म में भी लिख सकते हो भाई, डिवाइड कर दो इनको ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को, समझ रहे हो? तो एन नॉट अपॉन एन टी क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ए टी आ जाएगा। ये याद रखना, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये एक्टिविटी है। स्मॉल मोल है, मोल, ये मोल्स के टर्म में, ये मास के टर्म में, मोल्स के टर्म में, एटम्स के टर्म में, एक्टिविटी के टर्म में, हाँ सब पे क्वेश्चन आया आईटी में। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट फोर्थ है, फिफ्थ देखो, स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा एन डैश ले लो नॉट, इसको आप ए डैश लिख लो। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम ले लोगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। हाँ बस वही है। ये रुड़की में बड़ा बढ़िया सवाल आया एक बार, बहुत पहले, ज़बरदस्त सवाल है स्पेसिफिक एक्टिविटी पर ना। तो ऐसे है, और ये माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा एन डैश टी दैट इज ए डैश टी, तो टी इक्वल्स टू 2.303 लेमडा लॉग। स्पेसिफिक एक्टिविटी कर लो यहाँ पे, वो तो जो देगा हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे आप किसे पर ग्राम लेते हैं ना स्पेसिफिक मतलब, तो जैसे ये नंबर ऑफ एटम्स टोटल है फॉर द गिवन मास, सो व्हेन इट इज टेकन पर ग्राम नंबर ऑफ एटम्स, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाता है ना। हाँ अच्छा, n इक्वल्स टू n e टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये रिलेशन भी यूज़ होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बस अब आप ये नोट कर लो, ये इन सब में किसी पर भी क्वेश्चन आएगा भी क्वेश्चन करवाएंगे, पहले नोट कर लो। रेडियो एक्टिविटी में इस तरह से फॉर्मूले सब यूज़ होते हैं, क्वेश्चन वही है बस थोड़ा अलग है। हाँ हाँ, और क्या स्पेसिफिक टाइम पे उसमें फिर वो माइनस डी एन बाई डी टी, वो उसमें एनोड लिखता है, माइनस डी एन बाई डी टी लेमडा एन नॉट, वो एन नॉट वो पर ग्राम है, मतलब स्पेसिफिक है, वो डैश लगाया ना, जैसे इधर भी लिखा था एन नॉट, वहाँ एन नॉट डैश है, तो ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स फॉर द गिवन मास है, और वहाँ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम है। वो गड़बड़ हो गया क्या कुछ? नहीं, एन नॉट डैश अपॉन एन नॉट टी नहीं है, तो रेट तो सेम ही होगा ना, सिंबल माइनस डी एन बाई डी टी तो सिंबल ऑफ रेट है ना, वो तो सेम ही लिखा जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। फर्क आएगा इधर ना, लेमडा एन नॉट एन टी, वो तो सिंबल ऑफ है।
थर्ड मोल्स के टर्म में है, मोल्स, इनिशियल मोल्स एंड मोल्स आप। वो मैंने क्वेश्चन किया था, वो बस कैलकुलेशन है जो आप पूछ रहे थे ना आरईडीएस वाले में, वो कैलकुलेशन ही है वो। वो मैंने भी किया ना, वो कैलकुलेशन है। वो मुझे पता था, वैसा कुछ होता ही नहीं ना उसमें मुश्किल वाला कैलकुलेशन, लेकिन ढंग से होने चाहिए। नहीं, वो नंबर ऑफ कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ एटम्स है, हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और स्मॉल एन मोल्स है। और जो ए नॉट है ना यहाँ पे, वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही एक्टिविटी बोलते हैं, इसी को एक्टिविटी भी बोलते हैं। नहीं, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन ही, यहाँ एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी होता है, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है ना, यहाँ पे नहीं लगता। अभी हो गया, ये लिख लिया। ओके, तो अब मिटा दें इसको। अब आप इसमें जो एक लिखो रॉक डेटिंग, रॉक डेट नहीं, पहले कार्बन डेटिंग लिखो, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। जैसे मैंने ये कोई चीज़ पढ़ाई ना, तो एनसीईआरटी से एक बार जरूर जाया कर, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती हैं। हम लोग टेक्निकली डील करते हैं, बड़ी चीज़ें सॉल्व करते हैं आपकी, है ना, तो वो एक बार जरूर गो थ्रू हो जाया करो। बता सब देते हैं, ऐसा नहीं कुछ छोड़ते हैं, बट फिर भी बेटर रहेगा कि एनसीईआरटी कवर। आई नो कि वो 50% मतलब पेपर आपका उसी से बनता है, वो बुक को खोल लेते हैं एनसीईआरटी आईटी वाले, हाँ, बट वो चेंज कर करके बनाते हैं। आप देखो जैसे क्या होता है इसमें, जो टेक्निक्स हैं, दो टेक्निक है, एक कार्बन डेटिंग है, एक रॉक डेटिंग है। कार्बन डेटिंग फॉर लिविंग बींग्स के लिए है, जिन अगर कोई हज़ारों साल पहले डेट कर गया, उसका एज डिटरमाइन करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। और रॉक रॉक्स जो होती है ना, रॉक्स का भी एज डिटरमाइन कर सकते हो। ये रॉक कितने साल से अर्थ पे है, उसको रॉक डेटिंग बोलते हैं। और इन पे मुझे याद है, जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बन डेटिंग पे, तो एक कंप्लीट पैसेज आया है 12 मार्क्स का, या 12 मार्क्स का ही है। और मतलब कुल मिला के इस पे 10 क्वेश्चन आए हैं आईटी में, बड़े सब्जेक्टिव सब मिला के, ऑब्जेक्टिव भी आए होंगे, तो ये अच्छा टॉपिक है। जैसे कार्बन डेटिंग की बात पहले करते हैं। जैसे मान लो एक कोई ये लिविंग बीइंग है, कोई एनिमल है या कोई पेड़ है ना, भी पेड़ को ही हम लोग जिंदा ही मानते ना। तो हो क्या रहा है कि जब तक ये जिंदा है, लाइव है, ये एनवायरनमेंट से कुछ कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है, और इन फॉर्म ऑफ CO2 और अदर में ये कुछ बॉडी से रिलीज भी कर रहा है, नहीं। तो इसका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है कि ये कुछ ले भी रहा है और निकाल भी रहा है, नहीं। अच्छा, कार्बन में भी क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। तो यूजुअली जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, C13, C14, C12 नहीं है, वो स्टेबल है। तो वो अब जैसे ये कार्बन ले, तो नेचर में तो बहुत तरह का कार्बन है ना, C12 भी है, C14 भी है, इसने लिया इसकी बॉडी में। C12 तो कितना भी आया जाए कोई फ़र्क नहीं है, बट C14 एक बार आया और कुछ निकल भी गया, तो कुछ बॉडी में स्टोर्ड भी होगा, स्टेडी अमाउंट होगा ना भाई, सब थोड़े आएगा तो सब निकल गया,
कुछ आता रहेगा कुछ जाता रहेगा, जो इक्विलिब्रियम अमाउंट वो रहेगा। तो C14 रेडियो एक्टिव है। अब वो रेडियो एक्टिव जो अमाउंट सपोज करो x ग्राम है, तो वो रेडियो एक्टिविटी मतलब वो डिसइंटीग्रेट होगा, रेडियो मतलब जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो शो करेगा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इनिशियल अमाउंट इसकी बॉडी में था वो जिंदा है एनिमल, तो वो डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है और कुछ आ भी रहा है और कुछ जा भी रहा है, हो रहा है ना ये सब। तो जब तक ये रहेगा आप रेडियो एक्टिविटी की स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? कि जो अमाउंट लेफ्ट है वो सर्टेन नहीं है। अरे भाई वो उससे भी बचा है जो रिएक्शन हो रही है, और कुछ आ भी रहा है कुछ जा भी रहा है, वो वेरिएबल है, तो प्रॉब्लम है नहीं। तो हम वेट करते हैं उसके मर जाने तक, वो एनिमल हो चाहे पेड़ हो चाहे कुछ हो नहीं। तो जैसे ही मान लो पेड़ है, आंधी आई वो गिर गया उखड़ गया, या कोई एनिमल है मर गया, तो जब वो डेड हो गया तो ये वाला प्रोसेस बंद हो गया ना, कार्बन आना और कार्बन निकलना। वो तो तब रहेगा जब वो जिंदा है। अब वो डेड कर गया तो उसकी बॉडी में वही अमाउंट है जो स्टोर्ड था, जिसको स्टेडी अमाउंट बोलते हैं। अब वो जो उतना है, तो अब वहाँ से जो उसका कंजम्पशन होगा वो किस वजह से होगा? ओनली ड्यू टू रिएक्शन। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है उसकी वजह से उसका कंजम्पशन होगा, अदर कोई तो बचा नहीं। तब हम एक्यूरेट होंगे ना अपनी जगह कि भाई चलो इतना था इनिशियली, कुछ टाइम के बाद इतना बचा। अभी मान लो जब वो मर गया उस समय 1 ग्राम था उसकी बॉडी में, 1000 साल बाद उसका फॉसिल मिला किसी साइंटिस्ट को, उसने चेक किया तो उसमें पता लगा 0.2 ग्राम था। तो क्या अज्यूम करेंगे कि भैया ये जो 1 ग्राम से घट के 0.2 ग्राम हुआ है ये इसीलिए हुआ है ना कि वो डिसइंटीग्रेट कर गया या रिएक्शन में कंज्यूम हो गया नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमको इनिशियल अमाउंट पता है 1 ग्राम, एंड आफ्टर टाइम t 1000 साल के बाद क्या बचा है 0.2। फार्मूला क्या होता है, t = 2.303/k या लैम्डा लॉग 1/0.2 हो जाएगा। k दिया रहेगा, k आपको हाफ लाइफ दिया रहेगा उसका, हाफ लाइफ से आप क्या निकालोगे, k निकाल लोगे। तो टाइम निकल आया ना कितने साल पहले ये मर गया था नहीं। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि हम वो 1 ग्राम कैसे पता करेंगे जब वो 1000 साल पहले जिंदा था, क्योंकि अभी तो 0.2 ग्राम है उसकी बॉडी में। 1000 साल पहले कौन जाएगा नहीं। तो वो इनिशियल अमाउंट कैसे पता चलेगा भाई, सोचो दिमाग लगाओ। हाउ टू नो द इनिशियल अमाउंट ऑफ C14? नहीं अभी कुछ नहीं पता, प्रैक्टिकली कैसे जानना है। सर जब मिला तब से लेके पूरे वो टाइम में मुझे उससे लेकर के इस टेक्निक में एक ड्रॉबैक है कि आप उन्हीं चीज़ों का एज डिटरमाइन कर सकते हो जो आज भी अर्थ पे अवेलेबल है। जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ अगर 1000 साल पहले उखड़ गया था तो उसकी बॉडी में चेक किया तो अभी 0.2 ग्राम मिला। तो इनिशियली कितना था वो उस समय तो हम जा नहीं सकते 1000 साल पहले। बट आज हम क्या करेंगे, नीम का पेड़ ढूंढेंगे, उसको कट करके या उसे सैंपल लेके डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि नीम का पेड़ चाहे आज हो चाहे 1000 साल पहले वो तो वही ना है, और उसका बिहेवियर टुवर्ड एटमॉस्फेयर वो भी वही होना चाहिए जो आज है और जो 1000 साल पहले। हाँ ये बात नहीं ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन आईटी में उन्होंने डाला है कि भाई 1000 साल पहले तो एटमॉस्फेयर में C14 का रेशियो कुछ और था और ये चेंज हो गया, उसका हाफ लाइफ ही कुछ है, उतने में ही चेंज हो गया या आज चेंज हो गया। तो आज जो नीम का पेड़ है और जो पहले था
उसकी बॉडी में जो स्टडी अमाउंट है वो तो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो किसी डिफरेंट सोर्स से ले रहा था, वहाँ कुछ और कॉन्सेंट्रेशन था, अभी कुछ और है, तो ये डिफर कर सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर आप जो एज है वो राइट नहीं पाओगे, एज में डिटर्मिनेशन आएगा, फर्क पड़ेगा, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट ये होता है, ऐसा नहीं होता है, आप देख ही रहे एटमॉस्फेयर या वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, हजारों हजार साल तक सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। हाँ, ये है कि गामा रेज हैं या भाई चेंज तो कुछ हो ही रहा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग, बट कुल मिला के वो इतना नहीं है कि इसको अफेक्ट करे, बट इट शुड बी कंसीडर्ड। भैया आईटी क्वेश्चन में यही डाल के पूछा है, इसका जो आया था ना क्वेश्चन ये वाले पे C4, ये मुझे याद ही आया था शायद 2005 या 6 में, अनसॉल्व में मिल जाएगा, याद नहीं आ रहा, इसे ही आया था। और उस समय में यह था, ये ब्रिलियंट्स था ना दिल्ली में, नहीं याद है, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल था एक, अच्छा आपको नहीं पता होगा। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स काफ़ी मतलब टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में आता है, आपको पता नहीं है, जो ये करेस्पॉन्डेंस कोर्स है ना आईआईटी के लिए 2 ही लोग चलाते थे, आपको नहीं पता होगा, एक थे अग्रवाल पेपर्स और एक था ब्रिलियंट। अगर आप नेट पे जाके ढूंढो तो अग्रवाल पेपर्स तो अब हटा दिया उन्होंने, नाम बदल दिया, मेरे ख्याल में वो एपेक्स नाम से है शायद, अगर है तो, और ब्रिलियंट्स भी अब ख़त्म ही हो गया। तो आपको जो सबसे ज़्यादा आईआईटी के फर्स्ट रैंकर्स मिलेंगे, फर्स्ट रैंकर्स, वो ब्रिलियंट्स और इसी में मिलेंगे, क्योंकि ये तब से जब से आईआईटी शुरू हुआ, और ये कोचिंग वगैरह तो तब दिल्ली में मुझे लगता कोई भी नहीं होगी जब ये टॉप पे थे। आप छोड़ो, आज से मैं 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में 1-2 कोचिंग हुआ करती थी, उधर कालू सराय में, इधर तो ये जो ब्रिलियंट्स है ये इंडिया लेवल का करेस्पॉन्डेंस है, और ये अभी भी शायद चलता है। तो ये ब्रिलियंट्स ने क्या किया था, फिटजी की एक प्रॉपर टॉप टीम को तोड़ करके ब्रिलियंट इस्टेब्लिश किया था, ये 2002 या 4 में, तो मैं भी था उसमें। तो ब्रिलियंट्स की टीम, आप मानो कि उसमें नारायणा था, फिटजी था, ब्रिलियंट्स था बगल में, पाई एजुकेशन था, यही थे, और इधर तो कोई कोचिंग ये सब नहीं था तब। तो अगर वैसे देखें क्वालिटी वाइज तो नंबर 1 ब्रिलियंट्स पे था, क्योंकि सब टॉप टीम थी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, मैं दिल्ली से ही एक तरह से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, इसके पहले 4 साल कानपुर में पढ़ाया मैंने 98 से। तो यहाँ की जो टॉप टीम है, मैं बहुत दिन से जुड़ा रहा हूँ, 20 साल हो गया। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री पे जितने रिसर्च वर्क हुए हैं उस पर वो जो लोग रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, 5-6 लोग ही थे, वो आज भी हैं, तब भी थे। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 20 नहीं 50 क्वेश्चन है जिनका शायद सही सॉल्यूशन आप ढूंढो, और मैं आपको 3 महीने का टाइम दूंगा, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, हम बताएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन पे हम लोगों ने 2-2, 3-3 रात जग के रिसर्च करके फाइंड किया, जुनून था एक टीचर्स में। हम लोग 5-6 लोगों की टीम थी कि नहीं यार, तो ये जो आपको पैराग्राफ बता रहे हैं ना, इस पैराग्राफ पर भी हम लोगों ने बहुत वर्क किया था, मुझे लगता है 5-6 घंटे का डिस्कशन। क्योंकि हम लोग क्या कैसे आईटी पेपर हुआ तो पूरी टीम मिलकर रात भर पेपर को सॉल्व करते थे, क्योंकि सुबह सॉल्यूशन बच्चों को देना होता था। तो उसमें कई आईटी कई 2-4 क्वेश्चन मिल जाते थे ऐसे, या तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या टफ है या कुछ है, हमेशा हर साल 4-6 मिलेंगे। उसमें कई बार हम लोग को 10-12 घंटे, सुबह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 9 बज गया, खाना वाना खाया, लगे रहे, तो बहुत डेडिकेशन था। तो ये जो पैराग्राफ आया है ना, ये उस साल आया था, इसको बहुत पहले से पढ़ाते हैं, अभी जो आपको डिटेल में किया, आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा सर आप ही की लैंग्वेज छपी है। आप पढ़ना ना, अच्छा पैराग्राफ है, 12 मार्क्स का है, उसमें ये सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ उन्होंने आईटी ने नए कंसीडर, ये वाला नया कंसीडर किया था कि अगर इन्वायरमेंट का
इन्वायरमेंट में C14 का रेशियो चेंज हो जाए। ये क्वेश्चन भी है, शायद कि उसका हाफ लाइफ इतना है और क्या होगा, मतलब अब देखना क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा पैराग्राफ है, देखना। बहुत दिन से नहीं कराए, कराएंगे। तो अब देखो, इसको मैं डेराइव क्या बता तो सारा ही दिया, अब लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, कार्बन डेटिंग। सर एक चीज पूछना। हाँ सर आप बोले कि जो अभी नेचर में प्रेजेंट है उसी का हम इनिशियल अमाउंट पता कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सर डायनासोर्स का जैसे फॉसिल्स वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी था, वो ये नहीं था अब ये जो मैंने दो बताया ना, ये बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी, अब बहुत टेक्निक, हाई लेवल की टेक्निक्स आ गई हैं, जिनके आगे ये कुछ नहीं जो मैंने बताया। अब ये नहीं यूज़ होता, ये 100 साल पहले यूज़ होता था। अभी तो RNA DNA पता नहीं क्या क्या, वो एकदम बहुत एक्यूरेट बता देते हैं। अभी ये तो इसलिए कि अपने सिलेबस में है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसका वैसे यूज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई आपका एनिमल है या लिविंग बीइंग है, ये क्या कर रहा है भाई, C12 और C14 एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं, और रिलीज भी कर रहा है, और कुछ C14 और C12 इसकी बॉडी में होगा भी। तो C12 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेडियो एक्टिव नहीं, C14 से पड़ेगा। अभी C14 आपका जब ये डेड कर जाएगा तो हम ऐसे देखते हैं, C14 प्रोडक्ट, तो आप ये C14 0 टाइम पे ले लो और C14 क्या ले लो, टाइम t पर ले लो, और t इक्वल्स टू 2.303 बाई लैम्डा log C14 एट 0 टाइम एंड C14 एट, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा इससे। अच्छे नंबर 5 6 4 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें। क्या मोबाइल चला रहे हो क्या? हाँ कुछ तो है, हाथ ऊपर रख। अच्छा, अब तो 12 पास होने, स्कूल तो जाते नहीं होंगे कोई? सेल्फ स्टडी कितनी देर घर पे करते हो? सेल्फ स्टडी कितनी देर करते हो घर पे? 6 आवर्स, 8 आवर्स? हाँ बताओ, 10 आवर्स, 12, 14, 16? जैसे अभी तो कोचिंग आते होगे तो यहाँ भी टाइम लग जाता है, 4 बजे फ्री हो जाते हो ना करीब, तो घर पे 5 बजे भी अगर पहुँचते हो तो 5 से लेके 7 8 घंटे तो कम से कम पढ़ो, मतलब इससे कम में काम नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं। मतलब जिस दिन कोचिंग आपका डेली है शायद, हमें लगता है ऑलमोस्ट, हाँ, तो आप ऐसा रूल बना लो 2.5 घंटा एक सब्जेक्ट पर डे। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शायद अभी आइडिया नहीं, स्टूडेंट हो, जैसे पढ़ना है ना घर पे, तो यूजुअली बच्चे किसी दिन क्या आज मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स 4 घंटे पढ़ते रहे, सो गए, दिन ख़त्म हो गया। किस दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये बहुत बेकार मेथड है। और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये फॉलो करना है, क्योंकि हमें रिजल्ट भी तो चाहिए ना, खाली हमारे पढ़ाने से क्या होगा। आप देखो और कोई काम भी नहीं है आपके पास, आप लोग 12 पास हो, और अगर मैं कह रहा हूँ आज यहाँ पे 10 बजे ना आते हो, 10 बजे ना कोचिंग है, तो आने में हम मानते हैं आधे घंटे लगते होंगे, आधे घंटे तैयार होने में, 9 बजे आप फ्री हो सकते हो घर में, तो सुबह आप ले लो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे ले लो, 2 घंटे ले लो, चलो ज़्यादा, मतलब सीधी बात देखो, 2.5 आवर्स इंटू 3, ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स,
ठीक है। और इसके अलावा सुबह के 2 घंटे 2 आवर्स ये आप कर लो IT अनसॉल्व, ठीक है। इतना अगर इससे कम करोगे ना तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। हालांकि कोचिंग में टाइम लग रहा है तो लगना ही चाहिए भाई, आप अच्छा है, पढ़ना भी तो है, तो कम से कम इतना, ठीक है। चलो अगर आप ये लिबर्टी भी ले लेते हो, नहीं सर इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप ये तो मिनिमम करो 2.5 घंटे। अच्छा, इस 2.5 घंटे का भी फिलॉसफी होता है, देखो कैसे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, कल मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा, पहले ये सोचा, अच्छा तो बैठ गए अगले दिन, अब पढ़ना है। अब ये तो सोचा ही नहीं पढ़ेंगे क्या, 5 मिनट इसमें गए कि भाई फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है कि मैथ्स पढ़ना है। चलो 5 मिनट में डिसाइड हो गया भाई फिजिक्स पढ़ना है। अब फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है, ये भी डिसाइडेड नहीं था, उसमें 15 मिनट चले गए। डिसाइड हो गया चलो ग्रेविटेशनल पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। अब फिर थ्योरी में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी डिसाइडेड नहीं था, ये भी सोचे, और आधा घंटा निकल गया। मतलब आप पढ़ने तो बैठ गए बट 1.5 घंटा इसी में चला गया कि करें क्या, कुछ डिसाइडेड नहीं था। उसके बाद पता लगा मूड अपसेट हो गया, चलो कल से पढ़ेंगे। यही होता, सही तरीका ये है। और यही आपको 2.5 घंटे पढ़ना है ना, कल पढ़ना सपोज करो, आप ये 2.5 आवर्स में कल शुरू करेंगे। आज ये डिसाइड हो जाए कि हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, सीखे। केमिकल काइनेटिक्स में अब क्या पढ़ेंगे भाई, काइनेटिक्स में तो पहले तो थ्योरी पे जाओ कि सर ने इतनी थ्योरी पढ़ाई, हमको पता है कि नहीं, तो 2 मिनट बैठ के सारे टॉपिक्स लिखो कि ये होता है और इसमें ये वाली चीज़ क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, ये ज़्यादा आता है, ये कम आता है। भैया जो कम आता है उसको डिसाइड करो, अच्छा ये रिवाइज करेंगे। और कहाँ से रिवाइज करेंगे, कॉपी से रिवाइज करेंगे कि इसी बुक से, वो भी अभी डिसाइड हो जाए, उस समय नहीं करना है। तो डिसाइड हो गया कि चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे या आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, नहीं, अब आर्हेनियस इक्वेशन में डेरिवेशन करेंगे, ये करेंगे, ये सब पहले डिसाइडेड हो सोते समय। अब आ गया 2.5 घंटे, तो बस इस समय स्टार्ट हो जाए, एकदम स्टॉप वॉच की तरह स्टार्ट हो जाए। ये भी है कि अब 2.5 घंटे में क्या भैया पता लगा, अच्छा 2.5 घंटे में एक बात मैं बता दूं IT वाले हो, इस 2.5 घंटे में 30 मिनट से ज़्यादा थ्योरी नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट्स मैक्सिमम है थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट में। ये 2.5 घंटे की पढ़ाई में थ्योरी पे 30 ही मिनट देना। ऑर्गेनिक वगैरह में थोड़ा दे सकते हो, ज़्यादा होता है 1 घंटे, और बाकी 2 घंटे प्रॉब्लम्स पे देने, बेकार है पढ़ना। फिर देख रहे हो ना कितने वेरिएशन है, तो क्या करना है ये डिसाइड, तो आपका आउटपुट आएगा, नहीं अदरवाइज नहीं आएगा। और तीनों नहीं पढ़ोगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, कोई ना कोई वीक रह जाएगा, बैलेंस नहीं बनेगा, परेशान रहोगे। तो एक सिस्टम बना लो, ठीक है आपको 2.5 घंटे की आदत नहीं, आप 1.5 घंटे शुरू करो, फिर 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे। आप मानोगे नहीं, मैं आपको बताऊं, मानो क्या, मैं अब बच्चे जानता हूं यहाँ भी होंगे बहुत जगह, 15-16 घंटा, 18 घंटा पढ़ते हैं। क्या पागलपन है, चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो जिनको चाहिए वो पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं मौज मौज में टाइम निकाल दिया, ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, तब कुछ आउटपुट आएगा, काम बहुत मिलेगा। अभी हम ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं, 1-2 दिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, मैं 2-4 दिन बाद चेक करूँगा कौन क्या पढ़ रहा है, और ज़रूरत हो तो घर से भी फ़ोन करवा के पूछेंगे कि हाँ भाई ये इतना पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या बात कर रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, अच्छा ये हो गया ना C4। अब रॉक डेटिंग देखो, रॉक
डेटिंग। रॉक डेटिंग क्या है? ये कोई रॉक है? सर वो उसका अर्थ क्या था? किसका? इनिशियल टाइम पे कितना C4 था वो कैसे पता लगा? वो आज जैसे उसमें क्या होगा ना, वह हम इसमें ये क्या हो गया? अच्छा, इस पे भी लिखेगा। ये तो अच्छा लिख रहा है, उससे इसी पे लिखते हैं। ये बढ़िया लिखता है, पतला लिख रहा है। ये कैसे इस पे प्रीवियस इरेज है, इरेजर है। अच्छा ये, हाँ, अरे सर इरेजर अच्छा मिट गया। हाँ, ये पेन थोड़ा मोटा लिखता है, मज़ा नहीं आता उतना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अभी जो रॉक डेटिंग पढ़ रहे हैं, रॉक में क्या होता है, कोई रॉक मिल गई हमको बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी, पता करना उसकी एज क्या है, तो उसमें कुछ एनालिसिस करते हैं, इसी पे देखते हैं। रॉक डेटिंग, जिससे आपको एक रॉक मिल गया यहाँ पर, ये रॉक दिया है, ठीक है। ये रॉक है। इस रॉक में हमको क्या करना है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसीडर करना। तो सपोज करो यूरेनियम 238 है, इसमें यूरेनियम 238 है और लेड भी है। पीबी क्या होता है भाई, 206, ये भी है इसमें। अच्छा, जब ये रॉक का फॉर्मेशन हुआ तो यूरेनियम इसमें था, और ये एज्यूम करेंगे कि कोई भी लेड उस टाइम पे इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हुआ तो वह एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हुआ वो इसी से बन रहा है, मतलब जो लेड है वो इससे ऐसे होगा, U238 से Pb206 माइनस करो, 32 आया ना, 2He4 8, ये इक्वेशन बनेगी। मतलब यूरेनियम आपका अल्फा निकाल करके लेड में कन्वर्ट हो रहा है। ये इक्वेशन यूजुअली दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा जी ये A ग्राम था और ये B ग्राम था। U238 A ग्राम है और ये क्या है, B ग्राम है। एनालिसिस किया इसका तो मिला। तो अब क्या है कि टाइम 0 पर ले लो यहाँ पर, और टाइम t पर ले लो। ये सपोज करो W0 है और ये WT है, तो ये तो होगा नहीं कुछ। ये यहाँ पर दिया है B और ये दिया है आपका A, नहीं, ऐसा दिया है, देखो W0 है इनिशियल मास ऑफ यूरेनियम, एंड कुछ टाइम के बाद ये जो बचता है वो A है। मतलब ये जो रॉक है आज की डेट में मिला है ना, एनालिसिस किया तो यूरेनियम जो बचा हुआ है वो A है, और जो लेड बना है वो B है।
नहीं? तब हमको क्या बोलो? इनिशियल कैसे पता चले? हाँ, अभी वही तो बताने जा रहे हैं कैसे पता चलेगा इसमें। अच्छा, टाइम टी पे क्या है, लेड और हीलियम कुछ नहीं बनाता, और टाइम टी पर आपका WTA है और लेड आपका B है, नहीं? अब देखो इसमें होता क्या है कि हमको पता है कि $206 ग्राम lead is coming from 238 यूरेनियम, नहीं? तो 1 ग्राम 238 अपॉन 206 यूरेनियम, एंड B ग्राम कितने से आएगा? 238 इंटू B अपॉन 206। यानी दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरेनियम कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस B ग्राम ऑफ लेड, नहीं? दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरेनियम हाँ, जैसे यूरेनियम जो है ना, वही तो इसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अभी बताएंगे। अभी क्या है कि ये कुछ टाइम के बाद ये इससे इतना मिला, ये इतना, अब हमने ये फाइंड कर लिया कि इसको बनाने में कितना यूरेनियम लगा, तो वो इसमें जोड़ देंगे, जो बचा है तो इनिशियल आ जाएगा ना 238B अपॉन 206, नहीं? तो ये इनिशियल है, ये बचा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग W0 अपॉन WT। हाफ लाइफ से लैम्डा आ जाएगा, W0 WT पता है, रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन IT में आया हुआ है। तो भाई ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है? नोट करो इसको। हाँ? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, अगर इस रेंज में है तो स्टेबल है, और इसमें है तो अनस्टेबल। ये तो जब अल्फा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे चेंज होता, बेसिक है। और बढ़िया, और बताइए पेपर? हाँ, अभी दे देंगे, मेरे इसमें है कि फ्री हो जाए। अर्थमेटिक नहीं, एरोमेटिक है, वो मैं दे दूंगा, पिक कर लेना। अच्छा, जो इसमें आपने PDF भेजा था ना उन्होंने बच्चों को, तो PDF में वो जो है वो गड़बड़ हो गए, मतलब साइन वाइन उड़ गए हैं, जैसे जो प्रिंट होते हैं ना, ये करप्ट हो गया है,
सब बच्चों को दे रहे हैं। उसका निकालिए एरोमेटिक का। तो इसका प्रिंट दे दीजिए बच्चों को ज़्यादा वैसे। नहीं समझ नहीं। इसमें ठीक है एकदम, इसमें एकदम ठीक है, बट बच्चों को जो मिला है ना, देखिए बताएं नीचे करिए, कहीं पे ये सब गायब है, ये सब कुछ साइन बन गया, कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया। ये हाँ, तो मोबाइल में तो गलत नज़र आ रहा है ना, तो प्रिंट भी गलत आया है, बच्चे ने प्रिंट भी दिखाया है, तो ये इसका प्रिंट आउट देना पड़ेगा। कहाँ है ये? पानी थोड़ा पिला दीजिए। नहीं, चाय अभी ना दीजिए, नहीं अभी नहीं चाहिए, चलो थोड़ा सा पी लेंगे, थोड़ा ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है 1-2 दिन से। ये हाँ अभी मैं दे दूँगा, हाँ क्योंकि बच्चे कर नहीं पा रहे, टेस्ट भी आ गया, हालांकि मैंने बोल दिया है। इतना तो सिखा दिया है बहुत, हाँ एक्सपर्ट कर दिया है, ये तो बाद में भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भाई ये कर दो। क्या कर दें? इसको हटा दें? अच्छा, क्या टॉपिक पढ़ाना है? ये सब तो हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ये क्वेश्चन करना है तो लाओ कुछ करा दें। आज भी टाइम कितना बचा है? कितना है टाइम? आधे घंटे में इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे हम, काफ़ी। स्टार्ट कर देते हैं, छोटा चैप्टर देखो, छोटा। हाँ सर, वो जो क्वेश्चन आपने कराया था वो रेडियो एक्टिविटी वो थी ना डीक्यूज का, सर उसमें मास डिफेक्ट नहीं आता? अरे मास डिफेक्ट आता है, मास डिफेक्ट बहुत छोटी चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है कि जब न्यूक्लियस बनता है ना, न्यूक्लियस, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइंड होते हैं तो कुछ एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी कहाँ से निकालते हैं? वो उनका कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वही मास डिफेक्ट है। सर जो आपने स्टोइकियोमेट्री किया, इसमें वो सब का यूज, अभी मास डिफेक्ट का कुछ नहीं आया। मास डिफेक्ट छोटा सा एक टॉपिक है, पर बताया तो मैंने यही है। अब वो उसका कैलकुलेशन भी होता है कि वो बोलते हैं कि इतने मास से इतनी एनर्जी है, वो पढ़ लेना, किसी में बड़ी बेसिक चीज़ है, मतलब वो हम लोग तो नहीं ट्रीट करते, वो छोटा बेसिक है। लाओ कुछ क्वेश्चन दे, बताओ आगे पढ़ाएं कि क्वेश्चन कराएं? आगे पढ़ाऊँ मैं इक्विलिब्रियम? नहीं, देखो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। यही था, काइनेटिक्स ही था। हाँ तभी तो पढ़ाया पहले, अब उससे कुछ तो हेल्प मिल जाएगा, मतलब जो भी हेल्प था वो अब मिल जाएगा, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। IIT कंसॉल्ट में है खूब सारे, एक्चुअली वो सेम ही होता है ना, उसमें नहीं डाला मैंने, आपको खूब मिलेगा उसमें। हाँ
वो आप बोलो अलग से तो वो खुद ही इतना उसमें दिया है। हाँ, इसमें वो खुद ही सफिशिएंट है, ज़रूरत नहीं अलग से। या बोलोगे तो मैं दे दूँगा। ये फिजिक्स में भी है ना आपका टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी आपका। चलो भाई, इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है ना, ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग टॉपिक है। कहने में थियरी बहुत छोटी है, बट इसका वर्कआउट बहुत बड़ा, मतलब क्वेश्चन आपको बहुत जम के करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको रिवर्सिबल रिएक्शन पता ही है क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? अगर कोई ए से बी है और बी से ए है तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। तो सेकेंड, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट? जब ए और बीट का रेट बराबर हो जाएगा, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF KB. KF is the forward rate constant, KB is the backward rate constant. हेलो, हाँ, 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 अच्छा मैं कर दे रहा हूँ अभी। कर, हाँ कर लो, ठीक। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है। एक मिनट, क्या बोल रहे थे? देखो, जैसे ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो ये इसका रिवर्स नहीं होगा। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स होता है, रेट कांस्टेंट रिवर्स नहीं होता। ये रेट कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना? अभी जो पढ़े ना काइनेटिक्स में हम लोग, रेट कांस्टेंट ये वही है। बोलो। हाँ, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। हाँ, वो तो है ही है। जैसे, हाँ, नहीं बता रहे हैं, देखो, अरे पहले सुनो तो पूरी बात। लिसन लिसन, ये जो आपका है ना ए से बी, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन को KF कैरेक्टराइज कर रहा है और बैकवर्ड को KB कर रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इनका रेशियो होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KF अपॉन KB। समझ रहे हो? ये होता है। KF इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB इज फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
कैटलिस्ट डालोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि के एफ के बी को बराबर अफेक्ट करेगा, बताया था पिछली बार नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये मैथ्स है, ये चैप्टर। केमिस्ट्री तुमको कम दिखेगा, मैथ्स है बराबर होता है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ से 4th पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। ए होता है के सी, बी होता है के पी, सी होता है के एक्स और डी होता है के पी सी। 4 तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं के सी। ठीक है, के एक्स। ठीक है, वैसे तो आपने के पी के सी सुना होगा, ये दोनों ही सुना होगा। हम आपको बताएं कि वैसे हम ये भी कह सकते हैं कोर्स में नहीं है, ये नहीं बताएं, इसके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। आपको जो फिजिकल पढ़ाएंगे वो आधा ही समझ में आएगा, लेकिन इसको पढ़ाने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, एकदम डेप्थ में सब कुछ समझ में आएगा। वो लोग नहीं पढ़ाते, बहुत कम डिस्क्राइब। इसको मिटा दें सारा, केसी शुरू करते हैं। चलो केसी स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा, KF इंटू A टू द पावर N1 and B to the power N2। N2 and rate backward क्या हो जाएगा, KB C M1 and D M2 at equilibrium rate forward equals to rate backward K सही है भाई? सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कौन सी? ये जो सर इसमें ऑर्डर आप कोएफिशिएंट लिए सप्लीमेंट्री एलिमेंट्री थोड़े है, तो रिवर्सिबल है। सर एलिमेंट्री रिवर्सिबल नहीं लेते। सर ऑर्डर, अरे वो एलिमेंट्री इसमें नहीं होता, भूल जाओ। यहाँ एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का कोई मतलब नहीं, ये डिफरेंट चैप्टर है। तो रिलेट ज़बरदस्ती हो जाए ना फालतू का, उसका कोई सेंस नहीं है यहाँ बात कर। बताओ अब, ये देखो क्या है, एक रिएक्शन है। देखो यहाँ से एक ये रिएक्शन है। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, के एफ इंटू ए टू द पावर N1 बी टू द पावर N2, बैकवर्ड C टू द पावर M1 D टू द पावर M2। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों बराबर होता है रेट, दोनों को बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, KC क्या हो जाएगा हमारा, KF अपॉन KB इक्वल्स टू C टू द पावर M1 M2 A N1 एंड B क्या हो जाएगा N2। ये KC का एक है, ठीक है।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी माने व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड। देखो सी डी वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोल पर लीटर ना, सी माने कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा ये 11th का चैप्टर है, 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि पूछ रहे हैं केसी क्या है। कोई बात नहीं, आपको हो जाएगा 100%। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब कुछ और बात करें आगे। देखो केसी निकालते कैसे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, ये A लिया, ये B लिया, सही है भाई। रिएक्शन स्टार्ट करना कुछ तो लोगे ना, A और N2 और H2। DOD की ज़रूरत है यहाँ, पर यहाँ पे नहीं, इस वाले सेक्शन में नहीं, अगली क्लास में आएगा। वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है इसका, बोलो वही टॉपिक ही है मेन, वो डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कोई रोल नहीं है। देखो ये, अरे तुम लोग लिखते ज़्यादा हो, एक तो प्रॉब्लम ये, समझा करो यार, ये आएगा नहीं बाद में, लिख के कुछ नहीं होना है। देखो ये रिएक्शन दिया, हम तुमको क्वेश्चन सिखा रहे हैं, ये ए लिया, ये बी लिया, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? सर नहीं, आपने ए लिया, बी लिया, सर यहाँ 3 भी लेते तो अच्छा होता, ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा है? नहीं, देखो अगर सोच ही नहीं रहे हो तो बहुत गलत है, और सोच करके समझ में आ गया तो अच्छा है, और सोच रहे हो समझ में नहीं आ रहा और पूछ नहीं रहा तो और ख़राब है। तो ये मैं बी लूँ ठीक है, या 3 भी लेना चाहिए? मतलब मैं गलती कर रहा हूँ? प्रॉब्लम है नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब बी लिया मैंने ठीक किया, या 3 भी लेते तो ठीक करते, या सर कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ चलो अच्छा ठीक। अब ऐसा है ना, देखो जैसे सपोज करो हमें ये रिएक्शन करानी है, हम मार्केट गए, हमको नाइट्रोजन हाइड्रोजन खरीदना है, तो वैसे तो आदमी जब जाता है मार्केट तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदता है चीज़ें, पर जब वो मार्केट गया तो उसने कहा भाई उसको ये 1 मोल और ये 3 मोल लेना था, जिससे ये 2 मोल बने। पर मार्केट गया तो उसको पता चला हाइड्रोजन आज बड़ा डिस्काउंट है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन बहुत डिस्काउंट है, आधे रेट से भी कम पे मिल रहा। तो उसने कहा ऐसा करो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा दे दो, बाद में काम आएगा। तो यूज चाहे जो भी है, खरीद तो कितना भी सकता है ना। तो बी कुछ भी ले सकते हो, बी ले लो, 3 भी ले लो, 5 भी ले लो, एक्स ले लो। अरे भाई आपको चाय बनानी है घर में, सामान लेने जाना है, अब सब तो चलो खरीद लिया तुमने, शुगर में वो कह रहा भैया 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री है, तो क्या 1 ही किलो लाओ, कह रहे फ्री वाला भी ले आओ ना, मत बाद में काम आ जाएगा। तो ऐसा थोड़े कि जिस हिसाब से कंजम्पशन है उसी हिसाब से, कई बार आदमी चीज़ें ज़्यादा और कम भी खरीद लेता है, कोई चीज़ महंगी है तो कम खरीदता है। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, आप ए और बी लेना आपके हाथ में है, इट्स योर चॉइस। बट भैया आप चाहे चीनी जितनी महंगी मिले सस्ती मिले, अरे चाय में तो उतना ही ना डालोगे जितना ज़रूरत है। ऐसा तो है सस्ती है तो 4 चम्मच डालेंगे, महंगी है तो 2 दाने डालेंगे गिन के, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रिक्वायरमेंट अलग है और ये अलग, मतलब ये बड़ी बात सिखा रहा हूँ तुम्हें। इस चैप्टर में दिमाग बहुत लगता है, काइनेटिक्स में कहीं नहीं लगा। काइनेटिक्स में मतलब काइनेटिक्स चैप्टर लाइट है, हल्का इजी है। देखो पढ़ा गया दनादन आ गया, ये ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, आ जाएगा लेकिन 100। ए और बी ले लिया, सही लिया एकदम ना, ये कोई घबराना मत। आप चाहो 3 भी ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ए को 2a ले लेते तो भी कोई। N2 के कॉफिशिएंट और H2 के कॉफिशिएंट का ए बी से कोई रिलेशन नहीं है इनिशियली,
लेकिन जब रिएक्शन कराओगे तब है, क्योंकि अब हम a से क्या करेंगे x, क्योंकि 1 है, b से क्या करेंगे 3x, और ये क्या बनेगा 2x। नाउ दीज आर कॉल्ड द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इनको क्या बोलते हैं? मोल्स एट इक्विलिब्रियम। यहाँ v से डिवाइड करो वॉल्यूम से, क्यों मोल पर लीटर हुआ ना, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। Kc क्या होगा? अमोनिया का स्क्वायर अपॉन N2 एंड H2 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 2x बाई वी का स्क्वायर अपॉन N2A माइनस एक्स अपॉन वी। ये आ जाएगा नहीं, ये मतलब डेरिवेशन है। अब इस पे तुम्हें 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले पर, कभी कुछ देगा कभी कुछ। अब चलो एक और बात कोशिश करो। चलो इसका Kc निकालो। Kc डिराइव करो जैसे बात। क्या? नहीं नहीं, रिवर्स नहीं करेंगे। अरे किया क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। देखो रिएक्शन को रिवर्स नहीं करना है, आप ये सोचो रिएक्शन स्टार्ट किधर से होगी। हाँ उधर से होगा, सही कह रहे हो। अरे H2 तो है ही नहीं, फॉरवर्ड कहाँ से जाएगा। हाँ तो वैसे नहीं करना, रिवर्स नहीं करना, इधर से ही बहे। हाँ नहीं वो गलत है, गलत हो जाएगा। रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ तो करो। हाँ हेलो
हेलो, हाँ भैया वाईफाई इंस्टॉल करना था ये द्वारका में सेक्टर 13 में। अपॉइंटमेंट आपका है हमारे साथ। हाँ देखिए, देखो ये क्या किया तुमने, देखो इधर इसमें क्या करना है। देखो फॉरवर्ड तो होगा नहीं, ये है ही नहीं। बैकवर्ड होगा तो b माइनस 2x, ये क्या बनेगा 3x, और ये a प्लस एक्स, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और केसी में रख दो। केसी क्या, इसका स्क्वायर अपॉन दिस इंटू इसका क्यूब। हाँ यही हो जाएगा। रिवर्स, आप रिएक्शन को रिवर्स करके नहीं लिखना, रिएक्शन ऐसे ही रहेगा। इन्होंने उल्टा कर दिया था ना रिएक्शन को। फॉरवर्ड नहीं, अरे ये तो डेरिवेशन है, आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अरे रिवर्स नहीं किया हमने, रिएक्शन वैसे ही है। हमने अमोनिया डाल दिया, स्टार्ट अमोनिया से हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट है, बट इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग इधर से हो रहा है। प्रोडक्ट कीप साइलेंट। देखो अभी, अरे भाई बोलने दो तो। ऐसा जो आप इसमें जो आपको डाउट हो रहा है ना, वो डाउट ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन पहले सुन लो आप लोग जो डाउट हो रहा है। इसमें जैसे रिएक्शन ऐसे लिखा है, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, रिएक्शन मतलब पहले NH3 फिर N2H2, तो ये पूरा चेंज हो जाता है। वो अगली क्लास में बताएंगे। तो आपको अमोनिया को इधर और N2H2 इधर नहीं लिखना है, ये अलाउड नहीं है। हाँ सर जैसे हमने NH3 को ऐसे डिसोसिएट किया, N2+3H2 तो सर उसको फॉरवर्ड कंसीडर करेंगे कि बैकवर्ड ही करेंगे? नहीं, वही तो बता रहे हैं, यही सब डाउट है। अब इसमें क्या रिएक्शन ऐसे ही है, फॉरवर्ड रिएक्शन वही है। क्या है फॉरवर्ड? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैकवर्ड क्या है? NH3 टू N2H2। बस प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब हमने कंटेनर लिया तो कंटेनर में A डाला, H2 था नहीं, और अमोनिया डाल दिया। अब प्रॉब्लम है, हमको ये कहा गया रिएक्शन ऐसे ही तुम्हें यूज़ करना है। तो अब ये सोचना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड तो हो नहीं सकती भाई, इक्विलिब्रियम आने के लिए कुछ तो शुरू हो। नहीं, या तो पहले यही शुरू करे या वो शुरू करे, वो कर नहीं सकता। इसने कुछ शुरू किया होगा तो H2 तब तो बना होगा ना, तो फिर वो भी शुरू हो गया होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो H2 तो था ही नहीं, तो कंज्यूम क्या, वो तो खाली बनेगा और ये भी बनेगा, क्योंकि A भी कंज्यूम नहीं हुआ ना, क्योंकि H2 नहीं हुआ। तो इक्विलिब्रियम आया होगा तो खर्च यही हुआ होगा, तो ये 2x निकला, और इक्विलिब्रियम आते ये बनाया, फिर हमने वो करके डिवाइड कर दिया, लिख लिया, बदल जाए, वो रिवर्स हो जाता है वन अपन। वो अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ा 10 मिनट लेगा, कई रूल है ना। हाँ वो हो जाएगा, मतलब अभी आज वो ज़रूरत भी नहीं है, वो तो आपके दिमाग में डाउट आया इसलिए। हाँ वो बहुत छोटी चीज़ है, उस पर ऑब्जेक्टिव आता है। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं ना, KC1 अपॉन हो जाता है, ठीक है। हाँ सर जैसे रिएक्शन हो गया है तो हम इसको फॉरवर्ड मानेंगे, इसको बैकवर्ड मानेंगे, अगर रिएक्शन
ऐसा रिएक्शन दिया है ना आपके आपके उसमें, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट माना जाता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट माना जाता है। कहाँ पे? हाँ तब भी ये क्या है ना, कुछ सर्टेन जैसे इसके रूल्स हैं, ठीक चल रहा है दोनों अलग बात है, बट यूजुअली आप क्या करते हो, रिएक्टेंट तो आप लेफ्ट साइड लिखते हो ना। सर लेफ्ट टू राइट हमेशा फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड होगा, ये बात सही। वो लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड रहेगा हमेशा और राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड, ये फिक्स है। वो आज ज़्यादा नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट पढ़ाएंगे ना, ये सब डाउट्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज वैसे ये ठीक ठाक हो गया, स्टार्ट तो हो गया कम से कम। ठीक है, आप अभी इस पे क्वेश्चन मत करना, अभी आप काइनेटिक्स करना, इस पे भी थोड़ा ही पढ़ाया इंट्रोडक्शन। ठीक है, और अब संडे को है। हाँ भाई, काइनेटिक्स का ही टेस्ट होगा। हाँ तो वही करो, अभी इसको मत करो, अभी ये कर भी नहीं पाओ, कुछ पढ़ाया नहीं ना इसमें, हाँ कुछ नहीं पढ़ाया इसमें। नहीं नहीं, हाँ वो KF/KB केसी का भी थोड़ा जनरलाइज कर देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है बस। अब इसको थोड़ा सिग्निफिकेंस बता देंगे। ठीक है, हाँ हो जाए, हाँ हो जाएगा, सही। हे भाई ये बोलो नहीं यार, क्या बात। हाँ हाँ वही है, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, जो कॉफिशिएंट है वो पावर में लगा देते हैं। किसका? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो टर्म ही यहाँ कोई सेंस नहीं, वो खत्म काइनेटिक्स में, वो काइनेटिक्स में ही खत्म। और बताओ क्या पूछ रहे थे, तुम पूछ रहे थे कुछ? हाँ अभी कुछ नहीं बताया, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है। 1 घंटे काम करेंगे तब मजा आएगा इस चैप्टर पे। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, है ना। हाँ सब जाएंगे। इसका भी हम एक असाइनमेंट देने वाले हैं। हाँ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तुमको चैप्टर सिखाएंगे, है हमारे पास PDF में। सही आ रहा है ना? वो उससे भी हो जाएगा, वैसे ही कंपेयर कर लो। अब इसमें क्या, x का कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना रेट। हाँ तो पर रेट फर्क नहीं पड़ रहा, तो 0 ऑर्डर हो गया ना ये। कंसंट्रेशन x के कंसंट्रेशन पे रेट फर्क नहीं पड़ रहा, तो 0 हो गया ना ऑर्डर, बस यही बताना है। और क्या, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना ये, में ज़्यादा टाइम थोड़ी देना है। हाँ भाई, गैसियस नहीं है, पेपर मुझे ही बनाना है, ओनली काइनेटिक्स, बस ओनली काइनेटिक्स आएगा, पूरा हो गया चैप्टर, बस और कुछ नहीं आएगा। चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
कंफ्यूज हो गई। तो 2 दिन बचा है, फ्राइडे परसों टेस्ट है और देश में आके रहती है कोई शक्ति का नहीं रहा